नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। सरकारें बदलने के साथ सब कुछ बदल जाता है। सरकार के चेहरे तो बदलते ही हैं, ब्यूरोक्रेसी के चेहरे भी बदलते हैं, कामकाज के तौर तरीके बदलते हैं। इसके साथ एक अरसे से सभी राज्यों में, यहां तक कि केंद्र में भी पिछली सरकारों की महत्वाकांक्षी योजनाओं को बंद करने की या बदल देने की परंपरा सी चल पड़ी है। नई सरकारें पिछली सरकारों के कामकाज की समीक्षा करती हैं, कमियां खामियां ढूंढती हैं और अपनी सहूलियत के मुताबिक तब्दीलियां करती हैं। राजस्थान की नई सरकार कह रही है कि वो ऐसा नहीं करेगी, बदले के लिए काम नहीं करेगी बल्कि बदलाव के लिए काम होगा। इस बयान में पिछली सरकार पर यह आरोप लिपटा हुआ है कि आपने ये गलती की थी, हम नहीं करेंगे। दूसरा, ये ऐलान इस बयान से निकलता है कि जो आपने किया है वो हम नहीं करने वाले हैं। बदले और बदलाव के सिलसिले पर आज प्राइम डिबेट में बहस होगी। पहले चर्चा के बिंदु। कांग्रेस सरकार बदला नहीं, बदलाव के लिए करेगी काम। बदले की भावना से सरकार काम नहीं करेगी। भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कानून करेगा काम। जनता की भलाई के लिए होगा काम। सरकार घोषणा पत्र के आधार पर ही कार्य करेगी। और बहस में आज कांग्रेस की मीडिया चेयरपर्सन डॉक्टर अर्चना शर्मा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी हमारे साथ, और डॉक्टर अलका गुर्जर हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आप सभी का। अच्छा, जैसा मैंने पहले कहा कि जब आप ये कह रहे होते हैं कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, हम लोक कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, कोई ज़रूरत होगी तो उसमें बदलाव कर सकते हैं, अलग बात है। जब आप हम पर जोर दे रहे होते हैं तो आप ये कह रहे होते हैं कि पिछली सरकार ने ऐसा किया था। वो कौन सी चीज़ें थी जिनको लेकर आपको ये व्यथा लगती है कि ये गलत हुआ था? हमने जो लोक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की थी या हमने जो शुरुआत की थी उनको रोक दिया गया गलती से, जिसकी वजह से आपको ये कहना पड़ रहा है कि हम अलग हैं, हम नहीं करेंगे ऐसा। देखिए जेपी जी, जब आप हम पर जोर दे रहे हैं और वास्तविकता को भी आप इसी तरह बयां कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि जैसी पूर्ववर्ती सरकार जब बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, तो आपको ध्यान होगा कि कैबिनेट मंत्री की घोषणा हुई, इनको शपथ दिलाए, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हुआ था। और गवर्नर का हाउस के बाहर आकर कटारिया जी ने बयान दिया मीडिया के सामने कि हम पूर्ववर्ती शासन की समस्त योजनाओं, कुछ योजनाएं नहीं कही थी, समस्त योजनाओं की समीक्षा करेंगे और जो रिव्यू होगा उसके आधार पर हम इसे उन्हें बंद भी कर सकते हैं और कार्रवाई भी करेंगे। तो जब ये बयान आया और सार्वजनिक हुआ तो सीधा तात्पर्य था कि उन्होंने, चाहे वो वेलफेयर स्कीम्स हो, चाहे डेवलपमेंट से जुड़ी हुई योजनाएं हो, सबके ऊपर उन्होंने एक तलवार लटकाई। और वो बयान पूरे 5 वर्षों तक बिल्कुल एक तरह से कहते हैं धरातल पर उतरा। उन्होंने रिफाइनरी को ठप किया, मेट्रो के प्रति द्वेष रखा और यहाँ तक कि जो वेलफेयर स्कीम थी, जो फ्री मेडिसिन स्कीम थी, जो कांग्रेस सरकार लेकर के आई थी, जिस फ्री मेडिसिन स्कीम को गुजरात में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए उसे सराहा गया और उन्हें अपने लोगों को भेजा या ऑफिसर्स को, और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी उसे एक कह सकते हैं स्वर्णिम योजना करार दिया गया और एक केस स्टडी भी उसकी प्रस्तुति और लोगों ने रेप्लिकेट करने का प्रयास भी किया, जिससे 12 करोड़ लाभान्वित हुए। यानी इस प्रदेश की जनसंख्या से भी 5 करोड़ ज्यादा लोग लाभान्वित हुए। सरकारी आंकड़ों में सारे तथ्यों के साथ प्रस्तुत है। उस योजना को इन्होंने जहर और रेवड़ी बता दिया। और इसके अलावा जो हमारी पेंशन योजना थी उसको लेकर के कहा गया कि साहब ये लोग जो है गलत लोग हैं, नामित गलत हुए हैं, पात्र नहीं है। जबकि जो एनजीओ थे, सिविल सोसाइटी थी और कांग्रेस ने अपनी तरफ से जो आरटीआई का इस्तेमाल करके आंकड़े जारी किए, उसमें 3 लाख लोगों को लाइव डेड इन्होंने करार दिया। वो अपने जाते रहे सरकारी दफ्तरों में, अपनी मौजूदगी के लिए उन्होंने गुहार लगाई, लेकिन कर्मचारी कहते रहे या अधिकारी कहते रहे कि साहब आप लोगों के नाम काट दिया, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते फिजिकल वेरिफिकेशन के बावजूद। तो ये सारी चीजें सबने देखी। और इतना ही नहीं, हमारी योजनाओं के नाम बदल दिए और नाम भी ऐसे बदले कि जिससे ये प्रतीत हुआ कि द्वेषता ही नहीं, एक छोटा और संकीर्ण मानसिकता का भी परिचय सामने आया। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, सत्ता का हस्तांतरण जरूर होता है, लेकिन विकास को ठप करना, अवरुद्ध करना और चलती योजनाओं के प्रति द्वेष दिखाना किसी भी सूरत में जनहित में नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं कि बदले की भावना से नहीं, यदि कुछ खामियां हैं, कुछ अनियमितताएं, भ्रष्टाचार है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, कानून संबद्ध। लेकिन यदि योजना जनता को समर्पित है, उनके कल्याण की योजना है, तो उन्हें जारी रखेंगे, उनको दुरुस्त करेंगे और ज्यादा जनता के प्रति समर्पित उनको बनाएंगे, ताकि जनता को ये लगे कि जो कुछ भी किया जा रहा है जनहित के लिए, ना कि अपने स्वहित साधने की किसी परंपरा को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ी थी। चलिए, भारतीय जनता पार्टी सवाल करता हूं अभी, लेकिन
ये स्पष्ट है कि आप इस तरह का कुछ भी नहीं करेंगे, आप कोई कैबिनेट कमेटी नहीं बनाएंगे। बना दिया आपने? नहीं, कमेटी हमने, देखिए मैंने कहा ना, कमेटी जरूर बनेगी। आप मान लीजिए आपने कोई भेदभाव बढ़ता है, लैंड जाते जाते बहुत सारे ऐसे काम कर गए जिसमें दिख रहा था कि हमारे समय की जो काम थे, चाहे वो लैंड अलॉटमेंट के बारे में थे, सबको इन्होंने कैंसिल किया और उसके बाद फिर इन्होंने जारी किया। और उसमें अब देखना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ अनियमितता है। तो आज ही देख लीजिए, पूरा जो राजधानी है इनके कारनामों से, एनक्रोचमेंट से भरी पड़ी है और लोग हाहाकार कर रहे हैं। इनके समय किसी की सुनवाई नहीं थी, पार्षद खुद खड़े होकर के बिल्डिंग्स बनवाते थे और जनता का जो वाजिब काम था वो बंद हो जाता था। तो ये सब तो देखना ही पड़ेगा ना। सत्ता परिवर्तन का मतलब है कि जनता ने जनादेश व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए हमको दिया है, उन व्यवस्थाओं को हम सुचारू करेंगे। अगर आपने ब्यूरोक्रेसी की लगाम नहीं कसी, उसकी नकेल नहीं कसी, और ब्यूरोक्रेसी जो है वो जनहित में सोच नहीं रही थी, आपका विजन वैसा नहीं था, तो उन सबको तो दुरुस्त करना ही पड़ेगा। जनादेश मिला इसलिए कि व्यवस्थाओं को एक तरह से बदला जाए, जनता के हित में व्यवस्थाओं को सुचारू किया जाए और जनता की अपेक्षाएं जो है उनको पूरा किया जाए। हल्का जी, अगर ये बातें सही हैं, ये आरोप सही हैं अर्चना जी के, तो फिर आपको इस बात को लेकर आहत नहीं होना चाहिए। ये वही करने जा रहे हैं जो आप कर रहे थे। देखिए जेपी जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनकी कथनी और करनी में शुरू से अंतर रहा है। कांग्रेस जो कहती है उससे बिल्कुल उलट करती है। आप देखिए, पहली कैबिनेट मीटिंग में ही इन्होंने जो प्रतिगामी कदम उठाया, हमने एजुकेशन किया था पंचायत राज संस्थाओं में, और वो एजुकेशन एक प्रोग्रेसिव कदम था। आज डिजिटलाइजेशन का जमाना है। आज वो जमाना नहीं रहा कि राजीव गांधी जी कहते थे 100 रुपए के 15 रुपए नीचे पहुंचते हैं, 100 के 100 पहुंचे। ये सुनिश्चितता हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। तो वो एजुकेशन बहुत जरूरी थी। इन्होंने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवश्यकता थी, पहला कैबिनेट मीटिंग में वो निर्णय किया। दूसरा, इन्होंने ये किया कि 3 बच्चे, आज देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जिस कदर हो रही है, लोकतंत्र के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है कि उस पर रोक लगे। तो एक कदम हमारी सरकार ने उठाया था। एजुकेशन का तो जो बंटाधार इन्होंने किया था, 26वें स्थान से हम 2nd स्थान पर लेकर आए थे। हर पंचायत पे हमने सेकेंडरी स्कूल्स खोले थे, और जो अनार्थिक स्कूल थे, मतलब ऐसे स्कूल थे जहां 2 बच्चे हैं और 4-4 टीचर्स हैं, क्योंकि सुविधा उनको थी वहां पर। ऐसे स्कूलों को हमने बंद किया। ये पुनः उसको खोलने की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी अगर दुविधा की बात, और मैं कहूं कि हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि इनके शिक्षा मंत्री कहते हैं कि ये हम मालूम करेंगे कि प्रताप महान है या अकबर महान थे। ये उस वीर योद्धा का अपमान है, वो राजस्थान की वीर सेनानियों का अपमान है जिन्होंने अपना सब कुछ इस वीर भूमि के लिए समर्पित कर दिया। इसके अलावा भी ये जो कह रहे हैं, अगर उस हिसाब से काम करते जाए, दीनदयाल जी का फोटो इन्होंने कहा कि हम उस पे से हटा देंगे। एकात्म मानववाद के जनक थे दीनदयाल जी, जिनका कहना था कि राष्ट्र प्रथम, सोसाइटी सेकंड, व्यक्ति सबसे एंड में, और एक यूनिटी, राष्ट्र प्रेम की भावना बताने वाले थे। उस व्यक्ति के लिए ये कह रहे हैं। अभी अर्चना जी कह रही थी कि ये जो अपनी मुफ्त दवा वाला है, 300 करोड़ था, हमने 1800 करोड़ किया। हमने पंडित दीनदयाल जी का एक महापुरुष के नाते तमाम सम्मान रखते हुए भी मैं ये कहता हूं कि किसी भी रूप में पंडित दीनदयाल जो थे वो महात्मा गांधी की तरह नहीं हो सकते, जिनकी तस्वीर कांग्रेस के दफ्तर में भी लग जाए, बीजेपी के दफ्तर में भी लग जाए, डीजीपी के भी लग जाए और चीफ सेक्रेटरी के भी लग जाए, या मैं भी अपने कमरे में लगा तो उनको तो आपने लेटर हेड पर चस्पा करके ही गलती की थी। की बात कर रही मैं, दूसरी बात, मुफ्त दवा ये 300 करोड़ था, हमने 1800 करोड़ किया। हमने वो दवाएं बंद कर दी जो इनके सो कॉल्ड लोगों के यहाँ से जो उत्पादन होकर दवा आया करती थी। इसके अतिरिक्त हमने इनकी किसी भी योजना को, अगर वो थी, अब ये कमेटी बना रहे हैं हमारे 6 मंथ्स के कामों के लिए, इनकी जो मंत्री है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इनकी मंत्री कहती है कि जाति पहले, समाज बाद में, और उसके बाद में फिर राष्ट्र आता है। इस विचारधारा को आगे लेकर चलने वाले लोग हैं। तो ये बड़ा हास्यास्पद लगता है कि हम बदले की भावना से नहीं काम करेंगे, जबकि शुरुआत ही इन्होंने बदले की भावना से की। जितने भी उदाहरण प्रस्तुत करे उनमें कोई सार नहीं है। मैं मंत्री से शुरू कर देती हूँ। उन्हें जाति महिलाओं के संदर्भ में कहा। दूसरी बात ये कि अकबर महान या राणा प्रताप महान, ये मुद्दे बना करके किसको भ्रमित करते हैं। पहले मुझे बताइए कि पंचायत में आपने जो शैक्षणिक बाध्यता को खत्म किया, वो बताइए मुझे, उसका कारण है। और जरा ये भी बताइएगा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्थिति तो है देश में, उसमें आपका उसको फिर से आपको पुनर्मुश को भव्य की स्थिति कर देना, उसका क्या फायदा देखा गया? मुझे बताइए कि जब हम कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हमें पिरामिड
पलट के ऊपर से लाना चाहिए। वो लोग जो कानून बनाते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, खुद उसको तो उल्लंघन कर रहे हैं, उसको अनुपालन नहीं करना चाहते, लेकिन नीचे के तबके पर उसे लागू करना चाहते हैं। तो ये आपने भरोसा दिया होता ना, ये आपने भरोसा दिया होता भरोसा दे रहे हैं, हम एक्ट लाएंगे, जैसे किसानों को कर्ज माफ करेंगे 10 दिन में, वैसे आपने तय किया होता कि पहले सत्र में हम ये तय करेंगे कि सभी विधायकों को 10वीं पास, ये ऐसा हम नहीं कर सकते ना, ये होगा केंद्र के स्तर पर। और जब हमारी केंद्र में सरकार, बिल्कुल हम केंद्र में सरकार आएगी तो करेंगे, लेकिन आप सुनिए मेरी बात, ये लोकतांत्रिक देश है और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है। किसी को आप सिर्फ इसलिए वंचित कर दो कि उसे अनुकूल वातावरण नहीं मिला, लेकिन वो विवेकशील है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। वो चुनाव में वोट रजिस्टर कर सकता है, लेकिन वोट लेने का हकदार नहीं हो सकता। लोकतंत्र के खिलाफ है, ये समतावादी समाज के खिलाफ है। और हमारी भावना ये, सुनिए मेरी बात तो होने दीजिए पूरी, मुझे पहले बताइए, इन्होंने ये लागू किया, आरक्षित सीटें हैं, वहां का व्यक्ति वोट डाल सकता है लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकता, क्या उसका अधिकार नहीं होना चाहिए? संविधान प्रदत्त है, वो संविधान में हमारे कानून के हिसाब से, मेरी बात सुनिए। लेकिन अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप एक पूरे तबके को, एक पूरा पूल ऐसा बना देंगे जो वंचित कहलाएगा, और आपकी जो चॉइस का जो अधिकार है आम जनता का वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में जब तक आप उनको अवसर नहीं देंगे कि साहब हम 5 साल 10 साल आपको देते हैं, आप पढ़िए शिक्षित होइए, उसके बाद ये लागू करेंगे। आपने हमेशा ये किया है कि जब आपने संतानों का भी किया था तो एक टाइमलाइन बनाई थी, उसके लिए एक डेट दिया था, लेकिन आप एकदम से फरमान जारी कर देंगे तो ये प्रतिगामी सोच है, रिग्रेसिव अप्रोच है, ये किसी भी तरह से प्रोग्रेसिव नहीं हो सकती। आप फ्री मेडिसिन के लिए कह रहे हो तो फ्री मेडिसिन स्कीम में आपने क्या किया? आपका भामाशाह कार्ड स्कैम साबित हुआ। न्यूज 18 ने इसको साबित किया कि करौली, सवाई माधोपुर, टोडा भी में ऐसे हॉस्पिटल संचालित हो रहे थे जब सूचर भी नहीं लगा और उस आदमी के ऑपरेशन के नाम पर लाखों रुपए की आपने क्लेम वहां पर जारी कर दिए। तो आप भ्रष्टाचार को, अनियमितताओं को वहां पर व्याप्त करवाएंगे, फ्री मेडिसिन को ठप कर देंगे, सारा बजट जो है वो ऑपरेशन सर्जरी पर डाइवर्ट कर देंगे, मरीज को जुकाम बुखार की दवा नहीं मिलेगी तो क्या उसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए? आकार मचा रखा है आप लोगों ने, भ्रष्टाचार को संस्थागत कर दिया। ये सारी चीजों का रिव्यू होना चाहिए। हमको ये थोड़े कह रहे हैं कि साहब आपने कोई अच्छी योजना शुरू की थी, नहीं, आपने तो वो काम कर दिया जो द्वेषता का सबसे बड़ा परिचय है, जिसमें न्यायपालिका ने आपको आईना दिखाया। आपने राजीव गांधी सेवा केंद्रों को अटल सेवा केंद्र किया, तब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जीवित थे, उनकी आत्मा भी आहत हुई। वो कोई सेक्टर बचा नहीं है जिसमें आप ये बड़प्पन दिखा सकें कि ये तो हम चलने देंगे। करीब करीब सब कुछ तो आ गया। वैसे तो योजना सारी हमारी थी, नाम बदले। अब राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना को दीनदयाल विद्युतीकरण योजना कर दिया। अब मुझे, आपने खुद ने कहा कि हमारा नेशनल जो एम्बलम है उसका स्थान दीनदयाल जी कैसे ले सकते हैं? हमारे संविधान की, कल को आप कह देंगे संविधान को भी हम रिप्लेस करेंगे, हमारा कुछ और डॉक्यूमेंट है, आज भारत का संविधान भी निरस्त माना जाए, ऐसा हम होने नहीं देंगे। लोकतंत्र में इन चीजों की स्वीकार्यता नहीं है। क्या आप लोगों के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री गुगली छोड़कर नहीं चले गए? अब आप महाराणा प्रताप को महान बताएं तो भी आपके लिए मुश्किल है और महान ना बताएं तो भी आपके लिए मुश्किल है। देखिए जेपी जी, हम लोग इनकी तरह भ्रमित करने की राजनीति नहीं करते। हिस्ट्री को रीराइट वो करते हैं जो वर्तमान में जीना नहीं चाहते, भविष्य उनका अंधकारमय होता है। इतिहास को बदलने की बात करते हो, वर्तमान को तो धूमिल कर दिया। रोजगार की बात आप करते नहीं हो, बेरोजगारी के कारण त्रस्त लोगों को आपने कुछ दिया नहीं। आप मुझे बताइए, महाराणा प्रताप के प्रति किसकी भावना नहीं होगी? कौन उनको सम्मान नहीं देगा? जो राजस्थान की धरा पर पैदा हुआ है और पूरे भारत में उनका गौरव है। अब आप उसको मुद्दा बना करके कहना चाहो कि साहब ये महानता या नहीं, तो ये पूछने के प्रश्न इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि आप जनता को भ्रमित करना चाहते हो, युवा मन को भ्रमित करना चाहते हो। आप नेहरू जी को कह रहे थे कि साहब नेहरू जी का कोई योगदान नहीं है, उनको सिर्फ टाइटल एडिटोरियल में छोड़ करके आपने किताबों से हटाने की बात कह दी। आप जिस तरह की राजनीति कर रहे थे वो किसी प्रकार से भी, आप जिस प्रोग्रेसिव पर ज्यादा फोकस करिए वो किसी भी तरह से प्रोग्रेसिव नहीं थी। आपके एजुकेशन में अप्रोच जो थी वो रिग्रेसिव थी। आपने आरटी को कमजोर करने का काम किया। स्कूल्स की आप बात कर रहे हो, 2 बच्चे थे। अरे साहब, ये देश का संविधान कहता है कि एक भी बच्चा है तो उसे शिक्षा से वंचित नहीं रखा जा सकता। 30,000 स्कूलों का मर्जर करके आपने 1 लाख शिक्षकों को सरप्लस किया, शिक्षकों को नौकरी नहीं मिली। उन SC ST और दलित और कैसे दमित तबकों के स्कूल्स को बंद किया, बच्चों को जाने की सुविधा को बंद कर दिया। राजधानी तक में ऐसे उदाहरण हुए। तो आप मुझे बताइए, आप करने क्या आए थे? जनता को शिक्षित करने आए थे, शिक्षा की दुहाई दे रहे हो और 50,000 बच्चे ड्रॉप आउट हो गए। आपका इकोनॉमिक सर्वे कहता है आपको उस समय तो संकोच नहीं हुआ। अभी बात आगे बीच में, यह समझाना आसान होगा क्या कि महाराणा प्रताप को इन लोगों ने रीराइट करके कुछ और बना दिया था, हम उसमें करेक्शन करेंगे? लोगों तक ये बात क्लियर हो जाएगी क्या उस तरह से जैसे यहाँ इस बहस में अर्चना जी ने क्लियर कर दी है? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि महाराणा प्रताप महान थे, रहे हैं, बताया जाए, लेकिन अगर आप हम भी जब पढ़े थे तो ये अकबर महान बताया था, वो बात अलग है। बात एक ही है कि दोनों ही चीजें, सब दोनों का अपना अपना इतिहास में रोल रहा है। हाँ। एक वो स्वतंत्रता के सेनानी के तौर पे पेश किए गए,
तो एक मतलब क्या कहता है ना, एक पूरे राष्ट्र को एक करने की कोशिश करने का। हाँ, ये बहुत बड़ा मतलब बहस का विषय हो सकता है, अपनी अपनी आइडियोलॉजी हो सकती है। क्योंकि मोरे काल हमारा से यहाँ लेके सवाल गुप्त सिर्फ काल तक इतना सा वगैरह है सब। कि ये एक ऐसी मुश्किल है, ये एक ऐसी गले की फांस है, इसको निकालना बहुत मुश्किल होगा। ये कहना कि महाराणा प्रताप तो नहीं थे साहब मान, इन्होंने करेक्शन करके इतिहास में बदलाव करके तोड़ मरोड़ करके गलत किया था, हम उसको ठीक करेंगे। किया ही नहीं साहब, लेकिन शाब्दिक सबसे बड़ी जुगाली बात ये की, है क्योंकि मूल शर्मा मुद्दों से जी, ध्यान डाइवर्ट सबसे करना बड़ी था। बात ये है शिक्षा क्षेत्र तो कि उद्योग बन गया था ना, हमारा ट्रांसपोर्ट अधिकांश का भ्रष्टाचार हो गया था। तो मंत्री जी कटघरे में खड़े थे, तो एक मंत्री जी को चिकित्सा संभाल दिया और चिकित्सा में भी भ्रष्टाचार हो गया, तो दूसरे मंत्री को लेकर आए। तो व्याप्त भ्रष्टाचार पर पर्दा कैसे डालेंगे? तो साहब यही मुद्दा बना दो, कौन महान था? अब आप तो महान थे नहीं और ना हो। हाँ, देखिए जहां तक ये सवाल है कि मैं ये देख रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे सरकारों का दोनों का लक्ष्य, चाहे वो पहले वाली सरकार थी या इस सरकार जो मौजूदा जो बदलाव वाली आई है सरकार, इन दोनों का लक्ष्य विकास है। जब विकास में आधा समय तो हम पुरानी सरकार की समीक्षा, उनकी योजनाओं को नाम बदलने, नेताओं के नाम बदलने, इनमें खर्च कर देते हैं। ये दोनों के लिए पिछले 1989 से लेकर के आज 2018-19 आ गया, ये 30 साल तक यही दौर चलता रहा है। तो आधा समय इसमें बीतता है। आगे विकास के लिए फिर वो रहता है कि पैसे की कमी, पैसे महसूस की जाती है, संसाधन जुटाने के लिए कोई उपाय नहीं हो पाते। तो समय पे संसाधन, आर्थिक संसाधन जुटाने की आवश्यकता है कि आप बढ़िया योजनाएं लेके आते हैं। सबका लक्ष्य एक है विकास का। विकास में समय ज़्यादा, राजनीति में ज़्यादा खर्च हो जाता है और वो नेताओं के नाम पे कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने, अपने आदमियों को बेनिफिट देने के लिए, जबकि जनता के लिए होना चाहिए वो बदलाव जनता के लिए, हित के लिए होना चाहिए। लेकिन हमारा ये अधिकांश समय ये जो इस तरह से जो खर्च होता है, तो वो निश्चित रूप से आने वाले मतलब क्या कहते हैं, जो हमारे जो राजस्थान की जो जनता इतनी जागरूक हो गई है, जो आए दिन पलटती रहती है हर 5 साल बाद में, ये उसका नमूना है। नहीं तो स्थिरता तभी हो सकती है एक बार फिर कोई रिपीटिशन अगर सरकार का तब होता है जब उसकी योजनाएं सफल रूप से बनी, उसका मोटिव वो था और सही क्रियान्वित हुआ है, तब तो वो रिपीट होती है। अन्यथा ये बदलाव आता रहेगा और इस समय हमारा मतलब जो है जो एक जनता जो है लाभ की हकदार है और जिसके विकास की हकदार है, वो हमसे वंचित रहेगी इनकी राजनीतिक लड़ाई से। ठीक बात। ये मतलब क्या कहते हैं, समय राजनीतिक लड़ाई का न होगा, लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम राज्य का विकास कैसे करें, आम आदमी की बहबूदी के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। योजनाओं के नामों पे हेर फेर या उनको महानता बताने का या उनके मतलब क्या तबादले करने का। सही बात है। आदमी के जीवन स्तर पर, आम आदमी के जीवन स्तर पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये सब शब्दों की जुगालियां हैं। अर्चना शर्मा जी, लेकिन भाजपा को एक शिकायत है आपसे, ये कहते हैं कि मेट्रो का काम आपने शुरू किया था, उसको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अपने वोट बैंक की परवाह किए बिना रोजगारेश्वर मंदिर तक को तोड़ दिया। और क्या चाहते थे आप? आपकी योजनाओं को बंद करने का आरोप कैसे लगाते हैं? नहीं, योजना को बंद करने की बात ये थी कि मेट्रो को लेकर भी इनके मन में बहुत सारी विडंबनाएं थी और ये कैसे द्वेष था। और जब उसको लेकर हमने कहा कि इसको विस्तारित किया जाना चाहिए, तो साहब हमने ये थोड़ी कहा था क्या विरासत के साथ खिलवाड़ करो। हम तो खुद सड़कों पर उतरे। नहीं, रूट हमने बनाया तो रेक्टिफाई कर दिया था। मेरी बात सुनिए। अरे भाई, तो आपको किसने मजबूर किया था? आप रिफाइनरी को ठप कर चुके थे, फ्री मेडिसिन को आपने ठप कर दिया था, तो आपको किसने कहा मेट्रो को वहां ले जाओ? हमने यदि योजना बनाई थी तो आप मान के चलिए कि हम सत्ता में आते तो हम विरासत के साथ खिलवाड़ नहीं करते। इन्होंने 350 मंदिर तोड़ दिए, तब इनके लोग नहीं निकले, दुम दबाकर बैठे रहे। गौशाला में गाय मरती रही, गाय और राम के नाम पर सियासत कर सकते हैं, मरती गायों के लिए इनकी संवेदनाएं नहीं जागी। और जब ये सारे मंदिर टूट रहे थे, एक भी विधायक नहीं आया। तो हम तो खुद कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब सड़कों पर आए कि साहब ये जो आस्था के केंद्र है उनको ध्वस्त मत करिए। तो ये योजना आपको बनानी थी, लेकिन चक्कर ये था ना जेपी जी कि इनके यहाँ ये होता है कि कैसे भ्रष्टाचार संस्थागत रहे, कैसे लोगों को दुविधाएं बढ़ती रहे, हमारे हित सत्य रहे, और ये करते रहे उस चीज को, इसी का खामियाजा भुगता। हम तो आज भी ये कह रहे हैं, हम बदलाव के लिए आए, किसी प्रकार की द्वेषता को प्रदर्शित करने नहीं आए, कोई बदला किसी भी सूरत में नहीं लेंगे किसी के साथ भी। लेकिन यदि आप ऐसे काम करके गए हो जिससे जनता को परेशानी हुई, तो उसे तो हमें रेक्टिफाई करना, उसे सुधारना, यही जनादेश है हमारे पास। और आप लोगों का विचलन देखिए, हम किसानों की ऋण माफी करते हैं, आप उसको पढ़ना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, उसका विरोध शुरू करते हैं। होना ये चाहिए था कि सकारात्मक विपक्ष के नाते आप खड़े होकर कहते कि चलिए हम इसका स्वागत करते हैं और हम कुछ सुझाव देना चाहते हैं। अब आप क्या करोगे? प्रधानमंत्री खुद ही ऐसा करते हैं, चुनावी सियासत के लिए कर्ज माफी की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनके राज्य कर दे, कोई बात नहीं, कांग्रेस शासित राज्य करें तो कहते हैं कि साहब ये तो किसानों के साथ छलावा है। तो ये दोहरा चरित्र, दोहरी नीति आपने प्रदर्शित किए, इसी का खामियाजा आज राजनीति को देश की भुगतना पड़ रहा है। नहीं, बोलिए आप।
आपने एक बोला दोहरा चरित्र और भ्रष्टाचार की जननी तो कांग्रेस है। अब आपके कहने से कोई जननी थोड़ी हो जाती है, का पूरा एक रिकॉर्ड है जनक और जननी दोनों इधर ही हैं। जो आप किसानों की कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, आपने डिफॉल्टर्स के कर्ज माफ किए 2 लाख तक के, आपकी घोषणा भाई उन पूंजीपतियों से तो अच्छे ही हैं डिफॉल्टर्स, घोषणा थी, उनके लोन बेवकूफ करता है, उनको भागने की सुविधा कौन देता है? किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी किसने भगाया देश से? 2 लाख तक के सारे डिफॉल्टर्स जो होते हैं ना पूंजीपति भाग गए, किसान डिफॉल्टर है, सिर माथे पर है, वो पूंजीपति क्या करोगे जिनको आपने संरक्षण देके डिफॉल्टर करार देके भगा दिया? आपने कमेटी बनाई है और अभी भी आप ये आप लोग कह दो ना 9 तारीख को नहीं देंगे डिफॉल्टर को, हमने घोषणा कर महाराष्ट्र में, यहाँ कह रहे हो यहाँ साल बचा रहे हो, मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं। चलिए एक और महत्वपूर्ण इसका पहलू है, महेश शर्मा जी इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, आखिरी सवाल मेरा है जी। ब्यूरोक्रेसी को लेकर के जो चलन बना हुआ है वो केवल कांग्रेस या कांग्रेस सरकार की बात नहीं है, केवल भाजपा सरकार की बात नहीं है, केवल राजस्थान की बात नहीं है, पूरे देश भर की बात है, केंद्र के स्तर पर भी और राज्यों के स्तर पर भी। ब्यूरोक्रेट्स जो काम कर रहे होते हैं वो हमेशा इस डर में जीते हैं कि हमारे ऊपर किसी एक विचारधारा का ठप्पा नहीं लग जाए, 5 साल बाद उनको फिर एक तरह से काला पानी झेलना पड़ता है। इसका कितना असर आप कामकाज पर देखते हैं, इसका क्या भविष्य देखते हैं? निश्चित रूप से ये जब भी कोई सत्ता परिवर्तन होता है उस दौरान ये बड़ा होता है कि जो एक्टिव मोड में जो थे पिछले शासन में वो इनएक्टिव मोड में उनको भेज दिया जाता है और दूसरे अपने विचारधारा से उससे मेल खाते हुए उन लोगों को वापस से लाया जाता है। तो ये एक हमारी एक नई ये जो प्रजातंत्र ये जो हमारे देश में जो चल रहा है, जिस तरह से राजनीतिक दल इस चीज़ को लेते हैं और इसी का फायदा ही ब्यूरोक्रेसी उठाती है। फिर वो ये देखती है कि ये पहले 1-2 साल तो ये तबादलों में लगेंगे, इसके बाद में फिर ये योजनाओं के नाम वगैरह में, नेताओं के नाम बदलने में, और उनका नया स्वरूप, मकसद एक ही है, दोनों का लक्ष्य तो एक ही है विकास का। वो विकास का लक्ष्य भूल करके ये बदलाव के रूप में सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को उथल पुथल करने की जो करते हैं चेष्टा, तो उसमें क्या कहता है ना, जिसमें एक कंसंट्रेशन होगी, जो एक कार्यपालिका का जो एक निर्धारित कर्तव्य होता है उसमें विचलन आता है, और ये विचलन ही बाद में प्रोग्रेस, ये नेताओं के विचारधाराओं से टकराव होता है, या तो टकराव की वजह से फिर वापस तबादले होते हैं और या फिर वापस उनको एडजस्ट किया जाता है। तो ये एक सबसे खामियां हमारी यहाँ है, जबकि कार्यपालिका से काम लेने की जो क्षमता है वो नेताओं की होनी चाहिए। लेकिन होता यह है कि ब्यूरोक्रेसी के आधार पे बाद में नेता उनके हिसाब से चलने शुरू होते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।